जब भी हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं इन्वेस्टर्स का ध्यान सीधा जाता है मारुति पे, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लेलैंड। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रंट एंड पे कंपनियां उनसे ज़्यादा पैसा जो बैकग्राउंड में कंपनियां काम कर रही है उनमें बनता है। और आज की वीडियो में मैं ऐसी दो हिडन स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरी कंपनी का डिस्कशन करने वाला हूँ जिसकी ज़्यादा बात होती नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया में ये पैसेंजर व्हीकल की बात करोगे या फिर कमर्शियल व्हीकल की बात करोगे, इसमें जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है उसके वो ट्रेंड उस ट्रेंड के वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनते जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज के टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर पे है वो ये कि मार्केट इसको क्यों इग्नोर कर रहा है। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये हो जाता है कि मार्केट का ज्यादा ध्यान किसकी तरफ है, ओईएम्स की तरफ। ब्रांडेड कंपनीज जो है ये मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इनकी तरफ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके मंथली सेल्स नंबर आते हैं, उसके बेस पे इनकी बिजनेस की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, तो इनकी तरफ मार्केट का फोकस ज्यादा है। दूसरा, जो ईवी डिसरप्शन की बात हम कहते हैं, तो अभी के टाइम पे कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा ऑटो एंसिलरी की रिक्वायरमेंट आगे रहेगी, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और कौन सा डिसरप्ट हो जाएगा ईवी की जो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से। तो इसलिए भी मार्केट ऑटो एंसिलरी सेक्टर को उतना ध्यान अभी नहीं दे रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि इंस्टीट्यूशनल्स की कवरेज बहुत कम है। बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है अब इसको कवर ही नहीं कर रहे ऑटो एंसिलरी सेक्टर को। तो जितनी उसकी कवरेज कम होगी तो मार्केट में उस पर बात कम होगी और लोगों का ध्यान कम जाएगा उसकी तरफ। लेकिन जितना भी ये ईवी का डिसरप्शन है या जो भी अभी के रीजन है जिसकी वजह से इनको इग्नोर करा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं इस ऑटो एंसिलरी सेक्टर में जिनकी रिक्वायरमेंट आगे दिन प्रतिदिन जैसे जैसे नई गाड़ियां सेल हो रही है, चाहे कमर्शियल व्हीकल की बात हो, पैसेंजर व्हीकल की बात हो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर की बात हो, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। वो सिंपल रीजन है कि लगातार जो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से इन कंपनियों की डिमांड बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है। और भले ही ये पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म करे या ग्रोथ इसमें थोड़ी स्लो हो जाए, लेकिन जैसे जैसे नए व्हीकल्स बिकेंगे कंटेंट पर व्हीकल उसमें बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बढ़ने से बात हो या फिर या ईवी की वजह से हो रहा है या जो प्रीमियमाइजेशन इसमें हो रहा है इस पूरी ऑटो इंडस्ट्री में, उसकी वजह से भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और इसी के बेस पे दो केस स्टडी मैं आपके लिए लेके आया हूं कि कौन सी वो दो कंपनियां जो प्रीमियमाइजेशन के थीम का डायरेक्ट बेनिफिट उठा रही है आज की मार्केट में। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ो उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो के थ्रू कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। मेरा प्योर पर्पज है कि कुछ एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप भी अपनी डीप रिसर्च उस पर कर सके। तो केस स्टडीज पे बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है सुब्रोस। दोस्तों इसकी बहुत कम बात होती है, लेकिन इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, जब हम ऑटो सेक्टर में एयर कंडीशनिंग या फिर थर्मल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। अगर आप बात करोगे पैसेंजर व्हीकल में तो 41% का मार्केट शेयर ये कैप्चर करके बैठा हुआ है। और वहीं कमर्शियल व्हीकल में अगर ट्रक की बात करोगे तो वहां पर भी लगभग 42% का मार्केट शेयर इसलिए कैप्चर करके बैठा हुआ है। जितने भी रोड पे हर दूसरी तीसरी गाड़ी में जो एसी लगा है वो सुब्रोस प्रोवाइड करा रहा है, तो इस तरह से इनका मार्केट शेयर काफी स्ट्रॉन्ग है। तो सुब्रोस के बिजनेस में खास क्या, उस पर अगर आप बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर अगर ऑटो इंडस्ट्री में एयर कंडीशनिंग और थर्मल प्रोडक्ट्स की आप बात करते हो, उसके साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज जितने भी क्लाइंट ओईएम्स है, चाहे आप बात करोगे मारुति की, अशोक लेलैंड की, टाटा मोटर्स की, सबको ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है सारे ही ओईएम से इनकी। और हाई एंट्री बैरियर है क्योंकि इस फील्ड में आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। ओईएम से अप्रूवल काफी साल लग जाते हैं इस इनके प्रोडक्ट में अप्रूवल लेने में, तो हाई एंट्री बैरियर इनके लिए काफी बड़ा मोड बन जाता है। अब अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करोगे सुप्रोज में क्या रीसेंट डेवलपमेंट हो रही है, तो सबसे पहली बात तो है कि अब पैसेंजर व्हीकल में एसी का पेनिट्रेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। प्रीमियमाइजेशन थीम इनके लिए काफी डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है इन कंपनियों को। और अभी जो रिसेंटली रेगुलेशन आया था कि ट्रक्स में भी आपको एसी का प्रोविजन करना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी सुब्रोस के लिए एक अनटैप्ड मार्केट ओपन हो गई है और काफी ज्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर में। अभी ये अर्ली स्टेज पे है इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन जैसे जैसे रेगुलेशन टाइट होगी तो ट्रक्स में भी एसी की डिमांड बढ़ेगी, तो इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 40% से अबव मार्केट शेयर वहां पर कैप्चर करके बैठा हुआ है। साथ के साथ कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही है। रिसेंटली इनको रेलवे का जो एक 50 करोड़ का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है एचवीएसी एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ पर पहले ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में काम करती थी, लेकिन अलग से एक इनका डिवीजन खुल रहा है जो रेलवे के लिए भी काम करेगा। तो ये एक नया पोटेंशियल इनके बिजनेस में देखने को मिल रहा है, कहाँ से फर्दर ग्रोथ बिजनेस में आ सकती है अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल। और जो हम बात कर रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर को ईवी डिसरप्ट कर देगा, तो ये कंपनी को ऑलरेडी एक 1280 करोड़ का ऑर्डर मिला है
इलेक्ट्रिक कंप्रेशर के लिए, तो ये कंपनी अपने आप को और स्ट्रेंथन कर रही है ईवी फील्ड में। अगर फ्यूचर ग्रोथ के ट्रिगर आप देखोगे तो सबसे पहला तो जो कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है व्हीकल में, तो इस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, इसके प्रोडक्ट काफी ज्यादा डिमांड में आ रहे हैं। दूसरा, जो एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो जितना लार्ज अमाउंट का कोई प्रोडक्ट सेल होगा तो फिर उसमें जो कंटेंट लगेगा, जो उसमें थर्मल प्रोडक्ट का पूरा सिस्टम मैनेज करना है, तो वो भी उसकी भी डिमांड बढ़ती चल जाएगी। साथ ही ईवी थर्मल मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी इनके लिए निकल के आ रही है, क्योंकि जो ईवी कार होगी उसमें फिर बैटरीज लगेगी, बैटरीज को कूल रखना पड़ेगा, तो वहां पर प्रॉपर थर्मल मैनेजमेंट होना ही चाहिए। नेक्स्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो रेगुलेशन आ गई है कि ट्रक्स में भी अब एसी लगेगा, तो वो एक पोटेंशियल इनके सामने दिखता है फ्यूचर में। और साथ ही जो रेलवे का मैंने आपको बताया कि रेलवे में भी अब एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को स्केल कर रहे हैं वहां पर भी, तो वो भी एक नई अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए। तो मल्टीपल नई अपॉर्चुनिटी कंपनीज के लिए निकल के आ रही है, जहां से कंपनी में फ्यूचर में जहां से ग्रोथ आ सकती है। अगर इसके फंडामेंटल देखेंगे तो मात्र 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी मल्टीपल 28 का, आरओसी 20% के ऑलमोस्ट पास में और 19% है। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 30% है। 5 साल की सेल्स ग्रोथ का कैगर देखेंगे 15% है। डेट टू इक्विटी और ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोट होल्डिंग 36%। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है और डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट आधे % का है। और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी जनरेट नहीं करी, क्योंकि एक्सपेंशन स्टेज में काफी ज्यादा खर्चा कंपनी का कैपेक्स पे हो रहा है। नेक्स्ट कंपनी आती है लूमैक्स। दोस्तों, अगर लूमैक्स की बात करोगे, इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जब हम एडवांस प्लास्टिक, गियर शिफ्टिंग, इंटीरियर सॉल्यूशन की बात करते हैं, और लगभग 80% का मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा हुआ है। ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल्स जिन क्लाइंट्स को ये अपना माल सप्लाई करता है, तो वहां पर 80% का मार्केट शेयर है। अब आप देख सकते हैं, जो बात हो रही थी कि ईवी के आने से ऑटो एंसिलरी कंपनियां डिसरप्ट हो जाएंगी, तो ये कंपनी बिल्कुल भी डिसरप्ट होने वाली नहीं है, बल्कि इनका कंटेंट पर व्हीकल लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर 5 साल की आप बात करोगे तो पिछले 5 ईयर्स में 5 टाइम्स इसने ग्रोथ दिखाई है कंटेंट पर व्हीकल में। और साथ ही कंपनी डाइवर्सिफिकेशन पे भी फोकस कर रही है, फिर चाहे प्रोडक्ट वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो, क्लाइंट वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो, या व्हीकल सेगमेंट वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो। पैसेंजर व्हीकल में मैक्सिमम बिजनेस इनका आता है लगभग 53%। उसके बाद टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से, फिर कमर्शियल व्हीकल से अभी 9% के करीब बिजनेस है, लेकिन ये धीरे धीरे उसको भी बढ़ा रहे हैं। अब बिजनेस का मोड क्या है, तो सबसे बड़ा मोड तो यही है कि डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट प्लेटफॉर्म ये बन के उभर रहा है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जितने बड़े बड़े, अभी मैंने आपको क्लाइंट बेस भी इनका दिखाया, काफी बड़े बड़े ओईएम्स के साथ इनका काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो वहां पर इनको बिजनेस में दिक्कत नहीं आने वाली है। और रिसेंटली कंपनी ने थोड़ा, कंपनी पे डेट लगातार बढ़ता रहा, उसका रीजन था कि कंपनी लगातार एक्विजिशन करती रही, एक्सपेंशन करती रही है, उसकी वजह से कंपनी में डेट आया। लेकिन आप इसकी कंपनी की ग्रोथ भी देखोगे तो सेल्स के नंबर भी आपको पिछले 5-6 साल के सेल्स के नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर दिखेंगे। और पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। रीसेंट डेवलपमेंट की बात करोगे तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है प्रीमियमाइजेशन का, खासतौर पे पैसेंजर व्हीकल्स में, तो वो ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिट ये उठा रही है। लगातार इनके जो प्रोडक्ट है एडवांस, जो ये नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो कंटेंट पर व्हीकल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती जा रही है, और ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे अब काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इनके मार्जिन भी धीरे धीरे करके एक्सपैंड कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर की बात करोगे तो सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है कि प्रीमियम व्हीकल एडॉप्शन का ट्रेंड जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये ट्रेंड आगे बढ़ता चला जाएगा। और उसके बाद टेस्ला जैसी गाड़ियां भी इंडिया में आ रही है, तो धीरे धीरे प्रीमियमेशन का ट्रेंड और स्पीड से बढ़ेगा आने वाले टाइम में, खासतौर पर पैसेंजर व्हीकल्स में। कार्स में इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट भी जो बढ़ रहा है, उसका बेनिफिट भी लूमैक्स को मिलता है। इसके साथ साथ जो ईवी अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल भी डिसरप्ट नहीं हो रहा है, बल्कि और कंटेंट पर व्हीकल इनके लिए बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से। और लगातार जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में ये एंटर कर रहे हैं, उसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन के भी पूरे चांस दिख रहे हैं। मैनेजमेंट इस बात पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। और साथ में मार्केट शेयर भी लगातार ये अपने पीयर से ऑलरेडी 80% का मार्केट शेयर है, लेकिन अभी भी काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। और कंपनी का कहना है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा मार्केट शेयर में और फायदा इनको देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल्स देखोगे अगर कंपनी के, तो लूमैक्स का मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, पी मल्टीपल 38 का है, आरओसी 21% का है। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ, जैसे मैं बोल रहा था, 44% के कैगर से कंपनी ग्रो की है पिछले 5 साल में। सेल्स ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 34% के कैगर से ग्रोथ वहां देखने को मिली है। डेट टू इक्विटी 1 का है, जो मैं आपको बता रहा था, इसमें थोड़ा पोर्शन लीज लायबिलिटी का है, लेकिन डेट भी लगातार पिछले 4-5 सालों में जिस तरह का एक्सपेंशन इन्होंने किया है, जिस तरह का एक्विजिशन इन्होंने किया, तो वहां पर डेट थोड़ा बढ़ा है कंपनी पर। प्रोमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, 56%। डिविडेंड कंपनी ज्यादा देती नहीं है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का लगभग 200 करोड़ का है, तो जहां पर फ्री कैश फ्लो कंपनी का दिख जाता है, डेट का कोई फिर इशू होगा नहीं। जैसे ही थोड़ा सा भी एक्सपेंशन कैपेक्स ये कम करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर पैसा डेट पे जा सकता है, डेट लगातार फिर रिड्यूस हो सकता है। तो कंपनी ऑलरेडी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। लेकिन इन दोनों ही तरह की कंपनियां, जहां पर हम कंटेंट पे बैट कर रहे हैं कि कंटेंट बढ़ेगा व्हीकल में, वहां पर रिस्क क्या है, तो सबसे पहला रिस्क तो यही है कि कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जो मेजर ओईएम्स है वहां से बहुत ज्यादा बिजनेस ये लेते हैं। सेकंड रिस्क आ जाता है कि अभी भी ये कंपनियां ऑटो सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और ऑटो सेक्टर सिक्लिकल है,
थोड़ा सा भी अगर स्लो डाउन ऑटो सेक्टर में आता है तो अल्टीमेटली इनकी ग्रोथ में भी थोड़ा सा डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ईवी अपॉर्चुनिटी हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेकिन अभी भी जो ग्राउंड पे रियलिटी है कि ईवी का अडॉप्शन उतनी स्पीड से नहीं हुआ जितना आज से 5 साल पहले बोला जा रहा था कि ऑलमोस्ट इतनी गाड़ियां 80% 60% गाड़ी अगले 5 साल में सब ईवी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन वो अब 5 साल बाद हम अगर स्टोरी देखते हैं, ग्राउंड फील्ड रियलिटी देखते हैं, तो उतनी स्पीड से उसका पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। साथ में जो फ्यूचर में बिजनेस का स्केलिंग है या फिर जो कंपनी लगातार एक्विजिशन कर रही है, तो ये देखना पड़ेगा कि कितने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ चीजें मॉनिटर करनी पड़ेगी आपको दोनों ही इस तरह की कंपनियों में। लेकिन अगर क्लोजिंग थॉट में आपको बोलूं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री में खासतौर पे ऑटो एंसिलरी सेक्टर में वहां पर फोकस आपको करना चाहिए जहां पर एक तो ईवी का डिसरप्शन नहीं है, बल्कि ईवी उनके लिए एक टेलविंड साबित हो रहा है, और दूसरा कंटेंट पर व्हीकल उसकी वजह से बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उन कंपनियों में फोकस करना चाहिए। तो इसलिए आज की जो ऑटो एंसिलरी का सेक्टर का थोड़ा सा एनालिसिस मैंने किया, उसमें 2 केस स्टडी मैंने शेयर करी, दोनों ही इसी थीम पे बेस्ड है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डिटेल्स स्टॉक मार्केट से जुड़ी मैं शेयर करता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।